हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। तो बच्चों आज हम लोग 11th जेई और नीट के लिए एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को कई बार बुक्स में या फिर मॉड्यूल में या फिर और कहीं पे रेस्ट एंड मोशन भी लिखा हुआ रहता है। तो रेस्ट एंड मोशन का ही दूसरा नाम क्या है? काइनेमेटिक्स है बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में कि काइनेमेटिक्स के अंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब ऑब्वियसली हम लोग बात करें तो बॉडी के मोशन से रिलेटेड इसमें हमें पढ़ना होता है। तो ये बिना समय गंवाए हुए, बिना टाइम पास किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं हूँ अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस दाऊदनगर। तो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि काइनेमेटिक्स क्या है ना, इस चैप्टर के अंडर में हम लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स रीजन। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं बिना उसके रीजन को जाने हुए। बिना उसके रीजन को जाने हुए का मतलब ये हुआ कि आखिर क्यों वो मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं फोर्स है, कोई फोर्स है। तो उस फोर्स के बारे में बिना जाने हुए, रीजन कहने का मतलब क्या है बच्चों? फोर्स या फोर्स काउजिंग मोशन, जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है उस फोर्स को बिना जाने हुए सिर्फ हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में जानते हैं। मतलब हमारा टोटल जो स्टडी सर्कल है वो कहाँ पे रहेगा? मोशन के अराउंड अराउंड रहेगा। हमको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानने की कोशिश करना है कि ये मोशन हो क्यों रहा है बच्चों। इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। क्लियर बात है यहाँ तक? 100%। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स रीजन। कंफर्म बात यहां तक? ओके बच्चों, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स रीजन। चलते हम लोग आगे। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा रेफरेंस फ्रेम के बारे में। देखो ये रेफरेंस फ्रेम होता क्या है? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रेस्ट में है, ये कैसे पता चलेगा? ये हम लोग इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है उसको ऑब्जर्व करने वाला एक आदमी चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि रोड पे गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक आदमी चाहिए जो उसको ऑब्जर्व करे। तो जो ऑब्जर्व करता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जर्वर कहलाता है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं किसी भी चीज को तो क्या है? मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर हूं बच्चों। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उस ऑब्जर्वर के पास एक वॉच होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, जो कि ये देखे कि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है, टाइम बीत रहा है, उस हिसाब से उस बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों। क्लियर बात? दूसरा और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक एक उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एक दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमको देखना होता है। एक बार फिर से बच्चों समझेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसका जो मोशन होगा वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा। हमारी बात समझ में? जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो किसी अनदर बॉडी के रेस्पेक्ट में होगा कि उसके रेस्पेक्ट में वो बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। धीरे धीरे बच्चों एक क्लैरिटी आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। हम जब मोशन आपको बताएंगे तो आपको, अभी इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है मोशन के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या है, तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो जो फ्रेम रेफरेंस हुआ, रेफरेंस फ्रेम हुआ, जैसे सपोज कर लो कोई बॉडी का मोशन हो रहा है तो उसके लिए एक ऑरिजिन चाहिए, एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए,
जिसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, उसका पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बच्चों, तभी तो हम बोलेंगे कि मोशन में। अगर उस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं करे, उस बॉडी का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में। आ रही बात समझ? तो ये जो टाइम हुआ ना, ये जो टाइम हुआ और कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, यही कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या है? टाइम एंड coordinate system to observe the motion of a body is called as रेफरेंस फ्रेम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? वन हु ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉडी। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर क्या है? ध्यान से समझो, ऑब्जर्वर क्या है? जो बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, जो बॉडी के मोशन को देख रहा है, महसूस कर रहा है, फील कर रहा है बच्चों। क्लियर बात है यहां तक? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर कहेंगे। आगे बात आती है मोशन की। अब देखो यहीं से कहानी शुरू होता है। मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में है, ये हम कब कहेंगे? कोई बॉडी मूव कर रहा है, मूव, मोशन कहने का मतलब क्या? मूविंग, मूव कर रहा है। तो बच्चों कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, ये हम कैसे कहेंगे? जब उस बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा हो। जब उस बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा हो, बॉडी अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद यहाँ चला गया, थोड़ी देर के बाद और आगे चला गया, और आगे चला गया, या इधर चला गया, या इधर चला गया, या पीछे आ गया, मतलब बॉडी का जो पोजीशन है बच्चों वो चेंज कर रहा है। जब बॉडी का पोजीशन चेंज करता है टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी क्या है बच्चों? मोशन में। बॉडी क्या है? मोशन में। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मोशन कहेंगे। और अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बॉडी जहां का है, जहां पर है वहीं रखा हुआ रह रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और जहां है वहीं रुका हुआ है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी क्या है? रेस्ट में है। क्लियर बात है? तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे बच्चे, मोशन को। व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी changes with respect to time, then the body is said to be in motion। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी क्या है बच्चों? मोशन में है। अदरवाइज इट इज एट रेस्ट। अदरवाइज वह क्या है? रेस्ट में। अदरवाइज क्या है? वो रेस्ट में है। अदरवाइज वो क्या है? रुका हुआ है, उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, जहां था वहीं पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, वो मोशन में है ही नहीं। क्लियर बात है बच्चों? आइए बात समझ लो। अब देखो जितना आसानी से मोशन को हम बता दिए, यहाँ पे डिफाइन कर दिए, मोशन इतना आसान है नहीं बच्चों, बहुत उलझा हुआ है। मोशन जो है वो बहुत उलझा हुआ है बच्चों। मोशन और रेस्ट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों। कैसे कनेक्टेड, इसको जरा हम लोग समझते हैं। देखो सिंपल सी बात, सपोज कर लो एक कार है, हम रोड पे खड़ा है, और कार जो है बच्चों आई और क्रॉस करके चली गई, आई और क्रॉस करके चली गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार जो है वो मोशन में। कार क्या है? मोशन में, क्योंकि हम अर्थ पे खड़े हैं और कार आई और क्रॉस करके चली गई, कार का पोजीशन चेंज किया, तो वह क्या है बच्चों? मोशन में। हमारी बात समझ में? 100%। कार में सपोज कर लो बच्चों कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, कोई आदमी है, कोई भी बैठा हुआ है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची बैठी हुई है, आई चली गई, हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मोशन में।
वो जो पैसेंजर उसमें बैठा हुआ है वो क्या है, मोशन में, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज कर रहा है भाई। आ रही बात समझ में? तो आपके रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में वह क्या है बच्चों, मोशन में। अब सपोज कर लो उसी कार के अंदर आप बैठ गए, उसी कार के अंदर आप बैठ गए, तो आपके हिसाब से अब पैसेंजर उसमें तो रेस्ट में हो गया। एक बार फिर से समझते हैं, आप क्या हो गए, उस कार के अंदर बैठ गए, तो आपके आपके रेस्पेक्ट में अब जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो मूव नहीं कर रहा है, उसका पोजीशन तो चेंज ही नहीं कर रहा है। आपके रेस्पेक्ट में जो कार है, कार का स्टीयरिंग जहां पे है वहीं पे है। कार में जो ऊपर लटका हुआ है वो सपोज कर लो हिल रहा है, तो उसको तो हम लोग मोशन में कहेंगे, लेकिन बाकी और जो कार के पार्ट्स हैं वो आपके रेस्पेक्ट में क्या है बच्चों, रेस्ट में, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सीट जहां पर था वहीं पे है। अरे बात समझ में? तो आपके हिसाब से आपके रेस्पेक्ट में कार क्या हो गया, अब रेस्ट में होगी। तो बच्चों ये जो मोशन और रेस्ट है ना, ये बड़ा समझने वाली चीज है, फील करने वाली चीज है। मोशन और रेस्ट जो है बच्चों, यह फ्रेम डिपेंडेंट है। इसीलिए सबसे पहले क्या पढ़ना था, फ्रेम पढ़ना था। यह फ्रेम डिपेंडेंट है बच्चों। आप जब रोड पे खड़े थे, हम जब रोड पे खड़े थे, कार आई क्रॉस करके चली गई, तो कार क्या था, मोशन में था। हम कार के अंदर चले गए, कार अभी भी चल रही है, फिर भी मेरे रेस्पेक्ट में वो क्या है बच्चों, रेस्ट में। वही अगर कोई दूसरा रोड पे खड़ा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है उसको, तो उसके रेस्पेक्ट में कार क्या है, मोशन में। क्लियर बात है? 100% समझ में आया है? तो ये क्या है बच्चों, जो रेस्ट एंड मोशन वर्ड है, ये क्या है, ये फ्रेम डिपेंडेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह कंप्लीटली रेस्ट में नहीं है, ना ही कोई बॉडी जो है वह कंप्लीटली मोशन में है। यह डिपेंड करता है कि कहाँ से वह ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक दो और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बढ़िया से समझते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज कर लो आप लोग कार में बैठे, अब सपोज कर लो कार में बैठे हैं, जा रहे हैं मस्ती में, गाना सुनते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ओ हम सफ़र। तो गाना सुनते हुए जा रहे हैं, तो सपोज कर लो कार चलती जा रही, कार के बाहर आप झांक के देखते हैं तो क्या होता है, पेड़ जो है वो इस तरह से पास कर रहा होता है, ठीक है। तो पेड़ तो अगर कोई नीचे से देखे तो पेड़ क्या है, रुका हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि पेड़ जो है वो मूव कर रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में बच्चों वह ट्री क्या है, मोशन में है। हमारी बात समझ में? 100% आपके रेस्पेक्ट में वह पेड़ क्या है, मोशन में है। क्लियर बात है? तो यह रेस्ट एंड मोशन क्या है बच्चों, फ्रेम डिपेंडेंट वर्ड है। और बढ़िया से हम लोग समझते हैं इसको। देखो सपोज कर लो कि हम लोग ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। एक स्टेशन है यहाँ पे, ये स्टेशन है ए और ये स्टेशन है बी। तो हम लोग ए स्टेशन से बी स्टेशन जा रहे हैं। तो हम लोग जब पहुँचने वाले होते हैं यहाँ पे, सपोज कर लो कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, सपोज को लोग कोई जर्नी कर रहा है, कोई जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो जब वो बी स्टेशन पे पहुंचने वाला होगा तो क्या बोलते हैं कि बी स्टेशन आने वाली है। क्या बोलते हैं, बी स्टेशन आने वाली है। जबकि क्या बी स्टेशन आने वाली होती है, हम लोग ने जा रहे हैं बी स्टेशन के पास। लेकिन देखो इसमें भी फिजिक्स है बच्चों, इसमें भी रेस्ट एंड मोशन है। हम लोग क्या है, हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हमारा कार क्या है, हम लोग कार के अंदर हैं, तो हमारे रेस्पेक्ट में कार क्या है, रेस्ट में है। तो हमारे रेस्पेक्ट में कार क्या हो गया, रेस्ट हो गया, तो कार जा ही नहीं रहा है, बी आ रहा है हमारे पास। अरे बात समझ में बच्चों? 100%। देखो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं और डिटेल समझते हैं बच्चों। अर्थ जो है आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर पेड़ हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या है आपके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। जहाँ पर आज है वहीं पे कल था, वहीं पे 10 साल पहले भी था, तो सारा चीज़ क्या है बच्चों, रेस्ट में है, एज कंपेयर टू कहाँ से, अर्थ के फ्रेम से। लेकिन अगर सपोज कर लो हम स्पेस में चले जाएं बच्चों, मून पे चले जाएं, तो मून से जब अर्थ को देखा जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, तो पूरा अर्थ ही रोटेट करता हुआ नजर आता है, पूरा अर्थ ही रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो स्कूल बिल्डिंग, ये जो घर है, ये जो ट्री है, ये जो सारा चीज है वो क्या है, मोशन में आ गया। तो फ्रेम चेंज किए तो उसका स्टेट चेंज हो गया बच्चों। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, यह डिपेंड करेगा कि उसे कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आ रही बात समझ में बच्चों? तो इसको हम लोग अब तो बढ़िया से समझ में आया ना।
नहीं आएगा तो बताना भाई। तो यहां पे हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे a body is at rest or in motion. A body is at rest or in motion depends on the frame from where it is being observed. उसे कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है या मोशन में। नेक्स्ट हम लोग इसमें लिख सकते हैं नो एनी बॉडी इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और एब्सोल्युटली इन मोशन। कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है बच्चों जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह रेस्ट में है, एब्सोल्युटली रेस्ट में है या एब्सोल्युटली मोशन में है। एक बॉडी जो मूव कर रहा है, एक जगह से देखने पे वह मोशन में लग रहा है, हो सकता है दूसरे फ्रेम से देखे तो वो रेस्ट में लगे। कोई बॉडी जो रेस्ट में है, एक फ्रेम से देख रहे हैं तो रेस्ट में है, हो सकता है दूसरे फ्रेम से देखें तो वो मोशन में दिखाई पड़ सकता है बच्चों। हमने जो पिछले कई एग्जाम्पल्स बताया वो इस बात की पुष्टि करता है। तो हम लोग सिंपली कह देंगे बच्चों रेस्ट एंड मोशन आर फ्रेम डिपेंडेंट टर्म। रेस्ट एंड मोशन जो है बच्चों यह फ्रेम डिपेंडेंट टर्म्स है। यह क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट टर्म्स है। आ रही बात समझ में? 100%। चलो इसको नोट करो पॉज करके और हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमने क्या बताया कि एक रेफरेंस फ्रेम है। यह एक रेफरेंस फ्रेम है, समझो इसको। यह एक रेफरेंस फ्रेम है बच्चों, एक्स वाई और जेड है ये। और ये कोई बॉडी है, पी है, बॉडी है। इसका पोजीशन है, सपोज कर लो एक्स वाई और जेड कोई पोजीशन। आ रही बात समझ में? एकदम ध्यान से समझना, बढ़िया से, ठीक ठाक से। एक बॉडी है, सपोज कर लो एक पार्टिकल है पी है, और इसका जो पोजीशन है इस ओरिजिन से जो पोजीशन है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है और जेड कोऑर्डिनेट जेड। अब सपोज कर लो कि इसका अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, इसका अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट, तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के दो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो सेम है, वो चेंज नहीं कर रहा है, वो फिक्स्ड है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। जब किसी भी बॉडी का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करे, बाकी के दो कोऑर्डिनेट क्या रहे, कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जब सपोज कर लो इसका दो कोऑर्डिनेट चेंज करे और एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करे, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं या मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। और जब पार्टिकल का तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करे तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्पेस कहते हैं बच्चों। तो एक बार फिर से हम लोग नोट करते हैं,
position of a body is given by its coordinates from a fixed point called origin। किसी भी बॉडी का जो पोजीशन होता है वह कोऑर्डिनेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट कहां से लिया गया है, उसका ओरिजिन कहां पे है बच्चों, ये फिक्स्ड पॉइंट है ओरिजिन। क्लियर बात आया है समझ में 100%? तो ये क्या है बच्चों, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन कहेंगे। अब ध्यान से समझो, when only one coordinate of the body changes with time। अब कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है इसका मतलब बॉडी मोशन में है, लेकिन इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। Then the motion is said to be one dimensional motion। इसको हम लोग 1D मोशन कहेंगे, या इसी को कहेंगे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बाकी जो दो कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज ही नहीं कर रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है बच्चों। ठीक उसी तरह से जब दो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, when two coordinates of the body changes with time, then the motion is said to be टू डायमेंशनल, मतलब 2D मोशन और मोशन इन अ प्लेन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन कहेंगे बच्चों। क्लियर बात है? चलिए पॉज करके आप लोग लिखेंगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो बच्चों, बढ़िया से स्टार्टिंग से समझते हुए चलेंगे, बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, when all three coordinates of a body changes, then the motion is said to be थ्री डायमेंशनल, मतलब 3D मोशन और मोशन इन स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, थ्री डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्पेस कहेंगे। क्लियर बात है? यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, दुख दर्द वाली बात नहीं। चले हम लोग आगे, नोट कीजिए इसको पॉज करके। चलो बच्चों चलते हम लोग आगे। यहां तक आपने नोट कर लिया है। एक दो पॉइंट्स और मैं रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताना चाहूंगा। रेफरेंस फ्रेम, कौन सा रेफरेंस फ्रेम हम लोग लेंगे यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रॉब्लम कैसा है। वो जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहली बात कि रेफरेंस फ्रेम इज चूजन, रेफरेंस फ्रेम इज चूजन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। और दूसरी बात, अगर कोई रेफरेंस फ्रेम गिवन नहीं है तो आपको सिंपल सा कौन सा फ्रेम मानना है, अर्थ वाला, ग्राउंड वाला फ्रेम आपको चूज करना है। इफ नो एनी रेफरेंस फ्रेम इज गिवन,
देन ग्राउंड फ्रेम इज टेकन। तो हम लोग ग्राउंड वाला जो फ्रेम है बच्चों उसको लेते हैं, उसको चूज करते हैं। चलिए आगे भी बहुत सारा इसका मेन जो एप्लीकेशन है रेफरेंस फ्रेम का वो आगे ही है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे सीखेंगे। फिलहाल इसको बस जानना है, एज अ डेफिनेशन आपको याद रखना है, समझना है। बुमेटिंग जैसा नहीं लग रहा है ना? चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे 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 बढ़ते। अब बच्चों बात आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी, पहले के क्लासेस में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? देखो सपोज कर लो, सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, बात ये है, बात ऐसा है, देखो बच्चों कि एक पार्टिकल है या एक बॉडी है जो ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है और इस रास्ते से जाता है बच्चों, वो इस रास्ते से जाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है, ये इस रास्ते से जाता है, सिंपल बात। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया,